नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में 78% मतदान हुआ। 20 सीटों पर 78% वोटिंग हुई है। साल 2018 के मुकाबले ये 1.53% ज्यादा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी है। तो कल 20 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ और पहले चरण के चुनाव में आपको बता दें कि 78% मतदान हुआ है। इन 20 सीटों पर 78% मतदान हुआ और ये जो आंकड़ा है ये साल 2018 के मुकाबले 1.53% ज्यादा मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां बस में आग लग गई, 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 10 से 12 लोगों के झुलसने की खबर है। जयपुर से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस में आग लग गई। सिग्नेचर टावर के पास की यह घटना है और ये आप तस्वीरें भी देखिएगा। गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां डबल डेकर बस में आग लग गई। इस आग में 10 से 12 लोग झुलस गए। जयपुर से दिल्ली आ रही थी यह बस। तो ये बड़ी खबर है गुरुग्राम से, जहां बस में भीषण आग लग गई। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो गई, 10 से 12 लोगों के झुलसने की भी खबर है। डबल डेकर ये बस जिसमें आग लग गई, जयपुर से दिल्ली ये बस आ रही थी और इस बस में अचानक आग लग गई। 2 लोगों की मौत हो गई, 10 से 12 लोग झुलस गए। सिग्नेचर टावर के पास यह हादसा हुआ। भिलाई में आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी को यूपी की एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पिछले 2 दिनों से एटीएस की टीम और सुपेला थाना पुलिस की टीम यहां भिलाई में आरोपी वजीउद्दीन पर नजर रखे हुए थे, लेकिन उसकी बहन की शादी होने की वजह से उसे कल गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड में एटीएस की टीम लखनऊ साथ लेकर आई। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी वजीउद्दीन 2 दिन पहले शादी में शामिल होने अपनी पत्नी और दूधमुहे बच्चे के साथ यहां पर पहुंचा था। एटीएस लखनऊ के अपराध क्रमांक 13/23 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 13, 18, 18B पंजीबद्ध हुई थी एटीएस लखनऊ में। उनका एक आरोपी लोकेशन के आधार पे उन्होंने बताया कि भिलाई में अभी आया हुआ है, जिसमें एटीएस लखनऊ की टीम और हमारे दुर्ग पुलिस की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार लगभग 2 दिनों से उस पर वॉच पे कर रहे थे और इस पर कल हम लोगों ने उसको गिरफ्तार करके एटीएस लखनऊ को दिया, जिनको माननीय न्यायालय में उन्होंने पेश कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट में सांसद सुनील सोनी ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यहां पर पहुंचे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ यहां पर मीटिंग करेंगे। सुबह हेलीकॉप्टर से जशपुर के लिए रवाना होंगे। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट में सांसद सुनील सोनी ने उनका स्वागत किया और इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। यहां चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। बीजेपी के दिग्गज इन दिनों मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छिंदवाड़ा पहुंची और चौराई की गुड़ मंडी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने शिवराज सरकार की तारीफ की, कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वहीं जबलपुर कैंट में विधानसभा में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाली बिहार विधानसभा को अभद्र टिप्पणी की वजह से जो निंदनीय है। इंदौर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन कांग्रेस सरकार एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में लगातार दिग्गजों के दौरे कर रहे हैं और आज यहां पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने कई आरोप भी लगाए। सीधे उनसे ही बात करेंगे। आपने आज कई आरोप लगाए कांग्रेस पर कि 11 महीने की सरकार में जो गारंटियां हिमाचल में दी गई थी वो सफल नहीं हो पाई, तो मध्य प्रदेश में भी वो सफल नहीं हो सकती। क्या लगता है सच में ऐसा कुछ है? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि झूठ बोल करके सत्ता हासिल करने का प्रयत्न फिर से यहाँ पर हो रहा है।
और हिमाचल प्रदेश में उनने झूठ बोलकर के सत्ता को हासिल करने की जो कोशिश की उसका भंडाफोड़ हो गया है। और उसमें 1 साल का कार्यकाल जब पूरा हो रहा है, एक भी गारंटी अभी तक हिमाचल प्रदेश में पूरी नहीं हो पाई। रही मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की बातें की बताई जा रही हैं कि छत्तीसगढ़ में कई योजनाएं लागू करी गई थी भूपेश सरकार के द्वारा, और यहाँ भी वही गारंटी दे रही है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखा जा सकता है। लेकिन एक बात मान कर चलिए, अब देखिए अलग अलग प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, मेरा ये मानना है। और मुझे एक ही चीज़ कहनी है, जो छत्तीसगढ़ में होगा वो यहाँ होगा, ये ज़रूरी नहीं हो सकता है। वो प्रयास कर रहे होंगे अपनी बात को कहने के, लेकिन हर चीज़ व्यवहारिक नहीं हो पाती है, ऐसा मेरा मानना है। और खासतौर से उनके पास बचा भी कुछ नहीं इसके सिवाय बोलने। जहाँ 1-2 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं वो, इसके अलावा और कुछ करने की स्थिति में नहीं। प्रदेश में मोदी भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो क्या माना जाए लोकसभा चुनाव की तैयारी भी जो है पार्टी साथ में कर रही है, आगे भी हिमाचल में भी इस तरह की तैयारियां चल रही है? देखिए पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी तो साथ साथ चल ही रही है। क्या कंगना रनौत भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है हिमाचल प्रदेश से, ऐसे आसार मिल रहे हैं? लेकिन संभावना है, उन सारी चीज़ों के लिए मना नहीं किया जा सकता है। पार्टी तय करती है टिकट देना, और पार्टी के ऊपर निर्भर करता है इस तरह। तो हमारे साथ थे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियां भी साथ साथ में की जा सकती है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। राजधानी भोपाल पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिवराज सरकार पर तीखा हमला बोला और योजनाओं का पैसा गायब करने का आरोप लगाया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कपटी बीजेपी सरकार ने प्रदेश की 54 लाख महिलाओं का 7 महीने में 23,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खा लिया। विधवा महिलाओं का बीजेपी नेताओं ने पैसा खा लिया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि सुरजेवाला गलत जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी सरकार ने सभी योजनाओं का पैसा दे दिया है। सुरजेवाला इसके लिए माफी मांगे। कपटी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 54 लाख महिलाओं का 2300 करोड़ रुपया 7 महीने में खा लिया। सुरजेवाला वो हैं जो जनता को श्राप देते हैं, राक्षस कहते हैं और बेटियों को भरे मन से गाली देते हैं। तो सबसे पहले तो उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अक्टूबर तक का पूरा पैसा जिस जिस योजना में था वो दे दिया गया है। सुरजेवाला कहां से ये ज्ञान निकाल के लाते हैं, ये जरूर बताएं। रायसेन के मंडीदीप पहुंचे भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आतंकवादी आएंगे और मारेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार के कार्यों की तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे। दुश्मन जो समाज का है, दुश्मन जो शांति का है, दुश्मन जो मानवता का है, ऐसी पार्टियों को, कांग्रेस जैसे लोगों को मौका नहीं देना है। हमारा सुरेंद्र भैया ये जब जीतेंगे तो मनोज तिवारी भी जीतेगा, नरेंद्र मोदी जी भी जीतेंगे। छिंदवाड़ा के लालबाग चौक पर बोरिया में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा उज्जैन में महाकाल लोक निर्माण में घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, नर्सिंग घोटाला सहित सैकड़ों योजनाओं में खूब भ्रष्टाचार हुआ। 1000 गौशाला बनाए। पहली किस्त में छिंदवाड़ा के 75,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। किसानों की कुछ मजबूती बनी। मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। शिवराज सिंह जितना भी झूठ बोल लें, और 27 लाख किसान तो मेरे गवाह हैं। अरे हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, आप जानते हैं, आज बिजली का बिल देख लीजिएगा। ये सब आप सब किसान हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में दतिया से बीजेपी प्रत्याशी गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी जनसंपर्क किया और एक नुक्कड़ सभा के दौरान कांग्रेस की नाकामियां गिनाई। तो इन कांग्रेसियों ने वैक्सीन पर सवाल उठाया, बोले ये भाजपा की वैक्सीन है। तब मैंने टीवी पे कहा था, अरे राहुल बाबा ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये करुणा की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में लगेगी, जिसका 5 साल तक असर रहेगा। 5 साल।
रायपुर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने सभी 20 सीटों पर जीत का दावा किया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि रमन सिंह अपनी सीट हार जाएं तो आश्चर्य नहीं। प्रमोद तिवारी ने महादेव ऐप पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ सरकार ने गूगल हेडक्वार्टर को बंद करने पत्र लिखा। नमो ऐप के माध्यम से आज भी सट्टा चल रहा है। इन 20 सीटों में कोई भी एक सीट ऐसी नहीं है जहां विजय के करीब नहीं। रमन सिंह जी भी बुरी तरह फंसे हुए हैं और उनकी सीट निकल जाए तो आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं होगी कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया है, बोल पाने की हिम्मत नहीं, कुछ किया नहीं है, इसलिए उसके नाम पर वोट मांगने की। बेमेतरा से बड़ी खबर, जहां मंत्री गुरु रुद्र के काफिले पर पथराव हुआ है। नवागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं गुरु रुद्र। नवागढ़ ब्लॉक के गांव झाल की ये घटना है। मंत्री गुरु रुद्र और उनकी टीम सुरक्षित है और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री के समर्थकों ने नवागढ़ थाने का घेराव कर दिया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बेमेतरा से, जहां मंत्री गुरु रुद्र के काफिले पर पथराव हुआ है। नवागढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गुरु रुद्र। नवागढ़ ब्लॉक के गांव झाल में यह घटना हुई है। मंत्री गुरु रुद्र और उनकी टीम पूरी तरह से सुरक्षित है। मंत्री के समर्थकों ने नवागढ़ थाने का घेराव कर दिया है। तो यह बड़ी खबर है बेमेतरा से, मंत्री गुरु रुद्र के काफिले पर पथराव हुआ है। सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए, नवागढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गुरु रुद्र कुमार और उनके काफिले पर हमला होने की ये जानकारी मिल रही है। ये पथराव हुआ है और आप देख सकते हैं कि हमारे जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है ये गुरु रुद्र कुमार का ही कार है और जिस पर ये पथराव हुआ है। और निश्चित रूप से गुरु रुद्र कुमार जो है अभी सुरक्षित है और उनकी टीम भी सुरक्षित है। और बताया जा रहा है कि नवागढ़ के जो नवागढ़ ब्लॉक के जो झाल गांव है वहां पे ये घटना हुई है। और निश्चित रूप से मंत्री रुद्र गुरु कुमार जो है, आपको मालूम है कि अहिवारा से विधानसभा के विधायक हैं अभी वो, लेकिन इस वर्ष उन्होंने अपनी टिकट विधानसभा बदल दी है और नवागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये हमला हुआ है काफिले पर। अभी जानकारी आई है कि उनके जो समर्थक हैं वो भी नवागढ़ थाने में ही हैं वहां पर और समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। और कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा या हो सकेगा जब पुलिस जांच करेगी बाद में, तब मालूम होगा कि ये वास्तव में क्या घटना हुई है, किस तरीके से घटना हुई है। लेकिन प्रारंभिक जानकारी तो अभी यही आ रही है और जैसे हमारे टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है कि बड़ा सा पत्थर है वो उनकी गाड़ी पे फेंका गया। आप देख सकते हैं कि जो उनका ग्लास है, विंडो ग्लास है, वो पूरी तरह टूटा हुआ दिख रहा है। और उनकी गाड़ी में भी जो है जगत गुरु जो सतनामी गुरु हैं गुरु रुद्र कुमार, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। सौरभ, हमला करने वाले कौन है, पथराव करने वाले कौन है, क्या किसी तरह की कोई जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अभी तो ये बिल्कुल कुछ देर पहले की घटना है, तो अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन संभव है कि पुलिस जो है पूरे मामले की जब पतासाजी करेगी तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन है। कहीं ये कोई राजनीतिक जो पार्टी है उससे तो कोई जुड़े तो लोग नहीं है, ये भी स्पष्ट होगा। लेकिन अभी की खबर यही है कि जो नवागढ़ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके इसमें ये गाड़ी पर पथराव हुआ है। और निश्चित रूप से मंत्री भी हैं गुरु रुद्र कुमार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कैबिनेट में, तो एक कहा जा सकता है। इससे पहले कि अभी तक कोई खबर नहीं आई थी अन्य विधानसभा से, लेकिन अभी की जो खबर आ रही है उससे स्पष्ट है कि मंत्री गुरु रुद्र कुमार के, आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहा है कि गुरु रुद्र कुमार के जो कार है उस पर बड़ा सा पत्थर फेंका गया है और जो साइड का जो विंडो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। और मंत्री गुरु रुद्र कुमार अभी सुरक्षित है और अपनी टीम के साथ भी सुरक्षित। नजर बना के रखिएगा इस खबर पर और इस खबर से जुड़े हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। महू विधानसभा के कालाकुंड ग्राम पंचायत में ग्रामीण आजादी के बाद से विकास की राह देख रहे हैं।
ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव में अभी तक सड़क नहीं बनी, मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाकर प्रत्याशियों का विरोध जता रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है हमारे इधर की, तो सड़क नहीं तो क्या करे वोट डाल के। पानी की समस्या है, बारिश में बहुत परेशानी आती है आने जाने में। वोट मांगने आती हैं और चली जाती हैं, कुछ काम तो कराए नहीं गांव में भी बस। और परेशानी ये होती है कि बच्चों के स्कूल भी परेशानी है, हमारी परेशानी है आने जाने की। हमारे बच्चे भी काम धंधे पे जाते हैं, रात भी रात आते हैं, तो वो भी परेशानी है। हमको सब परेशानी की दिक्कत ही है, गाँव में कोई सुविधा नहीं है। हमारी समस्या बस ये रोड की है, और ये अस्पताल को जो 4 पाई पे ले जाके कंधों पे लेके जाते हैं और घाट के ऊपर, तो भी एम्बुलेंस नहीं आती। ये स्थिति है, तक कुछ नहीं करा। मेरे तो मैं यूँ बोल रही कि रोड नहीं तो वोट नहीं। चुनावी माहौल बन चुका है, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जोर शोर में अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरोल मंडल के जोशीगुराड़िया गांव में, जहां पर भाजपा प्रत्याशी उषा ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार प्रसार कर रही हैं। और आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बार क्या माहौल है। ये भारतीय जनता पार्टी का परम सौभाग्य है कि हमारे पास कैडर बेस्ड 3 पीढ़ियों के कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आप उनका उत्साह, समर्पण और उनका संकल्प देख सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करके काम करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और राष्ट्रवाद की इस वैचारिक अधिष्ठान को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम फहराएगा, सनातन की जीत होगी और भारतीय संस्कृति फिर से जगत गुरु के पावन पद पर। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण लोग तरस रहे हैं, जैसे कालापुर, बंजारा या कई सारी ऐसी पंचायत है जहां पर आज भी ग्रामीण लोग बहुत ही मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो उनके लिए नहीं, आप यदि ऐसे चिन्हित करके बताएंगे तो ऐसे हमारा कोई गाँव नहीं है जहाँ तक पहुँच सड़क हमारे लिए ना हो। मुख्य मार्ग तो हैं, पर मुख्य मार्ग से और इंटीरियर के लिए सबके प्रस्ताव तैयार है। युद्ध स्तर पे सबके काम प्रारंभ हो। तो ये थी मंत्री उषा ठाकुर, जिनका ऐसा फंड है कि ये सबसे पहले पानी की समस्या का निराकरण करना होगा। और परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव से जो 7 फरवरी का उद्गम नदी है, उसके लिए वहाँ पर करना पड़ता है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ राजेंद्र चौहान, IB24 मऊ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। हालांकि नक्सलियों ने इसमें अवरोध डालने के लिए नापाक साजिश रच रखी थी, लेकिन उनके नापाक मंसूबे धरे के धरे रह गए। देखिए इस रिपोर्ट को। नापाक साजिश फिर नाकाम, धरे रह गए नक्सलियों के मंसूबे। लाल आतंक पर भारी लोकतंत्र। बस्तर में इस बार चुनाव पर लाल आतंक हावी नहीं हो सका। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और ग्रामीणों के जोश के आगे नक्सली हार गए और लोकतंत्र की जीत हुई। हालांकि नक्सलियों ने डर फैलाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। सुकमा में मतदान शुरू होने से पहले सुबह 6:30 बजे एल्मा गुंडा से निकली कोबरा 206 बटालियन पर नक्सलियों ने घात लगाकर IED ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से निरीक्षक श्रीकांत घायल हो गए। इसके बाद नारायणपुर में 10:30 बजे नक्सलियों और STF के बीच हुई मुठभेड़ में नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया गया। कांकेर में दोपहर 12:30 बजे नक्सली मतदान केंद्रों के करीब सक्रिय होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन DRG की टीम ने उन्हें जंगल में खदेड़ दिया। मौके से AK-47 राइफल बरामद की गई और एक किसान क्रॉस फायरिंग में घायल हो गया। इसके तुरंत बाद दोपहर 1 बजे दंतेवाड़ा में प्रेशर बम बरामद कर उसे नष्ट किया गया। नक्सलियों ने इसे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लांट किया था। बीजापुर में दोपहर 1:30 बजे पादेड़ा के जंगलों में CRPF की 50वीं वाहिनी का सामना नक्सलियों से हुआ। 100 से ज्यादा नक्सली बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन साथियों को गोली लगने के बाद वे पीछे हट गए। इसका ड्रोन वीडियो भी सामने आया है। इसके कुछ देर बाद सुकमा में दोपहर 2:05 पर कोबरा बटालियन, STF और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 जवान जख्मी हो गए।
इस दौरान कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान 2:30 बजे के आसपास 3 अलग अलग स्थान से 3 IED बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। इसके बाद सुकमा में दोपहर 2:50 पर चिंतलनार इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच करीब 1 घंटे तक जमकर गोलीबारी की खबर आई। इस तरह 3 बजे तक नक्सली नाकाम कोशिश करते रहे और मतदान का महापर्व बिना किसी विघ्न के संपन्न हो गया। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिए अपने शर्मनाक बयान के लिए माफी मांगी है। नीतीश कुमार सदन में शिक्षा के महत्व पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने खासतौर से महिलाओं के प्रति बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हुआ और इस्तीफे की मांग करने लगा। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सेक्स एजुकेशन की बात कहकर उनके बयान का समर्थन किया, लेकिन बीजेपी ने कहा कि विधानसभा में सेक्स एजुकेशन की क्लास तो नहीं चल रही थी। साथ ही महिला आयोग ने भी नीतीश कुमार पर कार्रवाई की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की। चौतरफा हमले से घिरे नीतीश कुमार ने पहले सदन से बाहर और फिर सदन के भीतर अपने बयान के लिए माफी मांगी। पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जैसे तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए। माफी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए। एक आदमी की वो चेंज नहीं होती है, रातों रात चेंज नहीं होती। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है। नहीं देखिए, तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है ये। क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापिस करता हूं, और मैं उस सब को वापिस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विवादित बयान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के बयान की आलोचना की। पीएम ने कहा, नीतीश कुमार ने विधानसभा के भीतर भद्दी बातें की, माताओं बहनों के सामने ऐसी बात की, वह माताओं बहनों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं। इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।